नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन में एक नया टॉपिक करेंगे। और टॉपिक है नव लोक प्रशासन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता दूं, अगर आप कहते हो ना इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत पहले शून्य के ऊपर बोलने के लिए किसको कहा गया था? विवेकानंद को कहा गया था। और विवेकानंद ने बहुत लंबा भाषण काय के ऊपर दिया था? शून्य के ऊपर दिया था। अब वो शून्य है ना, ये होता है, ठीक है। कम से कम इतना बड़ा तो आप जरूर लिखोगे, बीच में गैप तो रखोगे तभी तो शून्य बनेगा। क्योंकि अगर आपने गैप नहीं रखा तो वो क्या बन जाएगा? वो तो बिंदु बन जाएगा, बिंदु। तो शून्य से छोटी एक चीज कौन सी होती है? बिंदु होती है, डॉट होता है। तो अब मैं आपको डॉट पे बोल के सिखा सकता हूँ। ये डॉट नहीं होते ना तो हमारी जिंदगी भी नहीं होती, मैं आपके सामने नहीं होता। तो डॉट था, इस वजह से मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। क्योंकि इंग्लिश में जब भी हमें स्पेलिंग में क्या लिखने को कहा जाता था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो हम अधिकांश में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी और एक ही स्पेलिंग पूरी याद किया करते थे, कौन सी? स्कूल की। बाकी क्या तो क्या लगा देते थे? डॉट लगा देते थे। तो ये डॉट की वजह से एक आदमी कितनी प्रोग्रेस कर सकता है, और जो डॉट लगाना नहीं जानता, जो पूरे स्पेलिंग को याद करने की कोशिश करता है, उसको कितना नुकसान हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये डॉट है, ये जीवन निर्माण की प्रारंभिक इकाई है ग्रामीण बच्चों के लिए। तो जैसे ही मैंने ये दो डॉट लगाए ना पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तो मेरे वो डॉट को देखते आंखों में आंसू आ गए कि कैसे गवर्नमेंट पूरी नहीं लिखनी पड़ती थी। एक बार मेरे को गुरुजी ने ये कह दिया था कि बेटा तेरे को गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूरी याद करनी पड़ेगी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी रात नींद नहीं आई मेरे को, और आज तक मेरे वो स्पेलिंग है याद नहीं हुई है। तो ये डॉट है, ये जिंदगी का आधार तत्व है हमारे। तो हमारी जिंदगी किसके चारों ओर घूमती है? डॉट के चारों ओर घूमती है। तो ऐसे विवेकानंद जी को टॉपिक दिया गया था जीरो, और ऐसे वो बोलते गए थे। चलिए, तो अब आपको, अब ठीक है उनका नाम हो गया, मैं डेट डेट डॉट पे बोला तो मेरा नाम है, नहीं वो अलग मुद्दा है वो। लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन चर्चा करेंगे। अब आप सारे आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं 1960 की दशक की। 1960 तक आते आते, और अमेरिका का जो एकेडमिक माहौल था, उस एकेडमिक माहौल में उद्वेलन होना और तूफान आना शुरू हो गया था। और छात्रों ने गुरुजी के सामने बोलना शुरू कर दिया था। वो कहते अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसके दो कारण थे। वो पिछले 15-20 एक साल थे, एक तो बच्चों को नई नई शब्दावलियां पता नहीं क्या क्या रटा रहे थे, तो बच्चे ने 10-15 साल तक तो सहन कर लिया। फिर देखा कि गुरुजी जो भी पढ़ा रहे हैं वो रिलेवेंट है नहीं है। अगर हम उसको लागू करने की कोशिश करते तो लागू नहीं हो रहा है, लागू ही नहीं हो रहा वो, तो उसका ऐसे ज्ञान का करें क्या? तो ऐसा जो अकादमिक माहौल है ना, वो चेंज होना शुरू हो गया था 1960 तक अमेरिका में। उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण ये था कि एक तो वहां हिप्पीवाद आ गया था। युवा थे, वो कहते थे कि ये जो सभ्य सा जीवन है, नियमों का पालन करो, सुबह नहाओ, दाढ़ी करो, पेस्ट करो, नहाओ, बाल बनाओ, फिर टाई वाई पहन के ऑफिस जाओ या स्कूल जाओ, इनकी खिलाफत शुरू कर दी कि जीवन वो है जिसको अपने तरीके से जिया जाए। फिर आप कुछ भी खाओ पियो, ये नशेड़ी हो गए थे, हिंसक हो गए थे, ठीक है। ऐसे करके और समाज में नैतिक पतन शुरू हो गया था यूएस के। हिप्पीवाद आ गया क्योंकि उनके मन भर गया था किन चीजों से? भौतिकतावादी चीजों से। तो भौतिक चीजों की अवहेलना करने लग गए थे वो, सामाजिक नियमों को तोड़ने लग गए थे। ऐसे ही समय में एक और आंदोलन शुरू हो गया जिसको हम कौन सा बोलते हैं?
अश्वेत आंदोलन। बातें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, उनका सुधार करेंगे, उनका सुधार करेंगे, स्वतंत्रता, समता, मानवीय समता, सम्मान, जन्म, और रूसो और कार्ल मार्क्स। और ये अश्वेत कह रहे हैं कि हम इस देश में जो अधिकार रूसो के टाइम आ गए थे 400 साल पहले, 300 साल पहले, अश्वेतों को अभी तक भी उपलब्ध है नहीं है। नागरिक अधिकार, सामान्य से अधिकार होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक है। ये कौन कह के गया था? होब्स कह के गया था। ये कहता है हमें अभी तक नहीं मिला है। मर्जी आते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपनी कोख में लेते हैं और हमें दबा के मार देते हैं। सरेआम पीछे भी तो मार दिया था। तो ये अभी तक नहीं मिले हमें, जबकि बाकियों को 300 साल पहले मिल गए थे। तो अश्वेतों ने अपनी गरिमाओं को लेके और नागरिक अधिकारों को लेके और आंदोलन छेड़ दिया था, जिसको हम अश्वेत अधिकार या नागरिक अधिकार आंदोलन बोलते हैं। इससे समाज में बड़ा उद्वेलन फैला। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में ये आंदोलन अहिंसक था। उसे एक औरत को बस से उतारा था, रोजा पार्कर को, वहां से ये शुरू हुआ था। वो अश्वेत थी, एक अंग्रेज ने उसको खड़ा कर दिया था सीट से। तो वो बोली मैंने भी पैसे दिए, तो इसको लेकर झगड़ा हुआ था, तो उसने विरोध किया। फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर उतर गए इस संघर्ष में। देखिए, कोई भी संघर्ष जब इसे चलना लंबा शुरू होता है ना, तो अहिंसक आंदोलन में इन चीजों में टाइम लगता है। युवाओं को इतने पास टाइम है होता नहीं है, वो तो तत्काल रिजल्ट्स आते हैं। तो अश्वेत युवाओं ने एक ब्लैक पैंथर के नाम से एक आंदोलन शुरू कर दिया। उसी से अपने यहाँ एक आंदोलन चला था, दलित पैंथर, वो महाराष्ट्र वाला, वो उसी से प्रेरित है। ब्लैक पैंथर में युवा हिंसा करने लगे तो आंदोलन को उग्र कर दिया था। जैसे एक तरफ गांधी जी थे और एक तरफ कौन से थे, भगत सिंह और ये वाले थे, वैसे वो युवा थे। तो ब्लैक पैंथर आंदोलन शुरू हो गया, समाज में हिंसा फैलने लग गई। और आपको पता है कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इन चीजों को समझते हैं। भी अश्वेत भी तो आदमी है, भगवान ने प्रकृति ने रंग ही तो अलग दिया है। तो ये सारा प्रकरण था। तीसरा प्रकरण तब उठने लग गया था, कौन सा? वियतनाम वाला। 1954 मैं हालांकि घटनाएं नहीं सुनाना चाह रहा, फिर भी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बार बार आएगी तो एक बार थोड़ी सी तस्वीर बन जाए। 1954 में वियतनाम में गुलामों और मालिकों में युद्ध हुआ। ऐसे मान लो कि एक तरफ भारतीय है और एक तरफ अंग्रेज है, लेकिन वियतनाम में बदलना पड़ेगा। वियतनाम में एक तरफ वियतनामी है और उनके सामने फ्रांसीसी है, क्योंकि वियतनाम फ्रांसीसियों की बस्ती थी, उनका उपनिवेश था, फ्रांसीसियों के गुलाम थे वियतनामी। इनका नेता था हो ची मिन, बहुत बड़ा साम्यवादी नेता था। हो ची मिन और ने सेना इकट्ठी की और भिड़ गया फ्रांसीसियों से जाके, और ये मोर्चा लगा एक, जहां आमने सामने ये लड़े थे, डीएन बीएन फू का मोर्चा। और इस मोर्चे में, डीएन बीएन फू के मोर्चे में फ्रांसीसी हार गए। और फ्रांसीसी जब हारे ना, तो फ्रांसीसी वहां से भाग गए। अमेरिका ने अब देखा कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचा तो यहाँ साम्यवादी चीन पहुंच जाएगा, क्योंकि 1949 5 साल पहले चीन में माओवादी क्रांति हो चुकी थी। यूएसएसआर प्रभाव बढ़ा ही रहा था, वो भी तो ऊपरी है, थोड़ा सा ऊपर वो है कि वो पहुंच जाएगा, साम्यवाद पहुंच जाएगा। तो यहाँ किसने हस्तक्षेप शुरू कर दिया? वियतनाम में। अब वियतनामियों के तो खून में विरोध करना है, तो अमेरिका का विरोध किया। तो अमेरिका ने क्या किया, कुछ ऐसे काम किए जो मानवता के खिलाफ थे। आप वियतनामियों के संघर्ष को दबा रहे हैं, तो जब वियतनामी नहीं दबे ना, तो उन्होंने उनके जंगलों में आग लगा दी और वहां ऑरेंज और नापाम बम के नाम से कुछ बम फेंक दिए खेतों के अंदर। उनकी वजह से उनके खेत क्या हो गए, उजाड़ हो गए, वो इनको भूखे मार देते हैं। एक काम ये किया। दूसरा काम वियतनाम में क्या है कि वियतनामी सीधे नहीं लड़ते थे, तो ये इन अमेरिकन के हाथ नहीं आते थे, तो ये गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। तो गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि सामने वाले का बहुत भारी नुकसान होता है। इसी गुरिल्ला युद्ध से डर के तो अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया। तो उस टाइम गुरिल्ला युद्ध में जब मरने लगे ना ये अमेरिकन, तो इन्होंने मर रहे हैं, तो इन्होंने एक चाल चली। इन्होंने क्या किया, अश्वेतों को मिलिट्री में भर्ती किया और कहाँ भेज दिया, वियतनाम में। अब जब आंकड़े सामने है, जैसे मैंने कहा जजेस के आंकड़े सामने है, तो ऐसे आंकड़े सामने है कि मरे कौन है, ये तो अश्वेत मरे हैं। इसका मतलब अमेरिका ने तो चाल चली अश्वेतों को मरवाने की। ये कौन सा तरीका हुआ? तो वियतनाम वाले मुद्दे के ऊपर अमेरिका के अंदर ही क्या शुरू हो गया था, विरोध। ये तो मानवता के खिलाफ है। आप उन बड़े बड़े लोगों को मार रहे हो जो अपनी लड़ रहे हैं अपने देश की आजादी के लिए, और आप सिर्फ अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए उन लोगों को मार रहे हो। तो ये मुद्दा हो गया। तीसरा एक मुद्दा और शुरू हो गया, कौन सा? शीत युद्ध। आपके 24 घंटे दिमाग में संघर्ष चल रहा है, शांति है ही नहीं। तो आदमी ना 5-7 साल तो उसको संघर्ष बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो क्या चाहता है, शांति चाहता है। आपने देखा होगा जब आप एक युवा होते हैं, आपकी शादी हो गई, पत्नी से झगड़े हो गए, तो पति पत्नी में बड़ा अहम होता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, देख लेंगे, तेरे जैसे घड़ी देखे यार,
5-7 साल में क्या हो जाते हैं वो, क्योंकि मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा होती है, वो झेलना नहीं चाहता कोई भी, तो झुक जाते हैं। दोनों दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। अब शीत युद्ध में ना लोग परेशान होने लग गए थे, क्योंकि 45 या 15 एक साल हो गए थे, 60 तक आते आते, 60-65 तक आते आते, तो ये क्या चल रहा है। और इस युद्ध में एक और खतरनाक काम था जिससे वो जो झगड़ता चलता ही रहता, वो कौन से थे, परमाणु बम। आज तो अपन कहते हैं परमाणु बम नहीं चलेंगे, क्योंकि आज कितनी बार कह दिया किसने, पुतिन ने, कि मैं क्या छोड़ दूंगा, मैं परमाणु बम। कोई आदमी विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि परमाणु बम है, नहीं चलेंगे। तो अब परमाणु बम चल गए ना, तो उस देश की, वो देश जो चलाने वाला ना वो बर्बाद हो जाएगा, सामने वाला तो बर्बाद होगा ही, बस वो चलाने वाला भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा वैश्विक उस लेवल के ऊपर उसकी हेटी होगी कि वो उठ ही नहीं पाएगा, वैश्विक जनमत खिलाफ हो जाएगा, दूसरे भी सामने से क्या चला देंगे, परमाणु बम, तो उसके फिर क्या बचेगा। तो अब परमाणु बम, उस टाइम ये नहीं था भी परमाणु बम युद्ध करने के लिए होते हैं, ये नहीं पता था युद्ध रोकने के लिए होते हैं, तो ये सोचा परमाणु बम कभी भी चल सकते, बनाए गए तो चलाएंगे पक्का ही। तो 24 घंटे लोगों को कौन सा डर लगता था इन परमाणु बमों का। तो देखिए ऐसा माहौल है समाज में, अमेरिका में गड़बड़ हो रखी है। तो इन्होंने देखा कि वो बच्चों ने कहा, गुरुजी हम पब्लिक एड पढ़ रहे हैं, पब्लिक एड में हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम पता नहीं कहाँ कहाँ का अध्ययन कर रहे हैं फालतू का, हम प्रबंधनवाद कर रहे हैं। ठीक है, प्रबंध कैसे किया जाए, एक फैक्ट्री का टेलर हमें सिखा रहा है कि फावड़े लाओ, और फावड़े लंबे लाओ ताकि काम क्या हो, ज्यादा हो। अच्छा, इससे देश का सुधार कैसे होगा। फिर आप कह रहे हो कि इसको विज्ञान बनाओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें ना तथ्य लाओ, तथ्यात्मकता, मूल्यों को क्या कर दो, गायब कर दो। हमारा काम सिर्फ व्याख्या करना है, चीजों को समझाना है, चीजों में बदलाव करना नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट का पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ जिस चीजों में बदलाव है नहीं हो रहा। तो कुल मिला के जो पुराना लोक प्रशासन था ना, उसकी खिलाफत शुरू हो गई, क्योंकि पुराना लोक प्रशासन था ना, ये नकारात्मक था, डराने धमकाने में इनमें विश्वास करता था। ये ज्यादा क्या था, तथ्यात्मक था। ये बहुत ज्यादा मानविक नहीं होके बल्कि क्या था, यांत्रिक था। और ऊपर से फिर है ना, इसको क्या बनाने की ओर शुरुआत हो गई थी, वैज्ञानिक बनाने की ओर शुरुआत हो गई थी। तो ऊपर से कुल मिला के ये सारा प्रभाव किसका था, व्यवहारवाद का। ये स्वयं प्रवृत्तियां वहां भी तो चल रही थी, तो इसकी वजह से ना वहां उद्वेलन शुरू हो गया था, इन वजहों से कि पुराने वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये फ्रेडरिक्स जैसे लोग, ड्वाइट वाल्डो जैसे लोग, नहीं शुरू किया फ्रेडरिक्स, और उससे पहले वाले लोग, माफी चाहूंगा, या फिर ये उर्विक है, गुलिक है, ये सारे लोग ये कर क्या रहे थे, ये ना बड़े बड़े रिसर्च कर रहे थे और पुस्तकें लिख रहे थे, लेकिन उस पुस्तकों की कोई अहमियत है नहीं थी, समाज सुधार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अब फ्रेडरिक से इन सब से पूछा गया कि आपने इतने बड़े बड़े ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वीडनर वीडनर से इनसे पूछा गया, ये टेलर से, इन सब से, उर्विक से, गुलिक से, कि आप ये बताओ हिप्पीवाद का इलाज बताओ आप। तो वो कह रहा हमें तो फैक्ट्री का पता है, बैंक कैसे चलाइए तो हम बता देंगे, प्रबंधन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है ये हम बता देंगे, स्कूल कैसे चलाएं हमें नहीं पता, समाज में हिप्पीवाद का इलाज है क्या है। श्वेता हमें नहीं पता, हमारा काम ज्ञान इकट्ठा करना है, समाज में परिवर्तन करना नहीं है। तो फिर युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो युवा छात्र थे उन्होंने कहा हम ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे जिस सब्जेक्ट में समाज सुधार में और मूल्यों की चर्चा नहीं हो। मूल्य क्या है आप बताओ, हिप्पीवाद में मूल्य, जो अमेरिकी समाज के मूल्य थे, माँ बाप का कहना मानना एक मूल्य होता है, फालतू का नशा नहीं करना, औरतों की इज्जत करना और संयमित जीवन जीना, ये क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, संयमित जीवन। इन्होंने तो ना नशा कर करके और माँ बाप के अवहेलना और सामाजिक नियमों को तोड़ तोड़ के सारे मूल्यों का क्षरण कर दिया। अब इलाज बताओ, तो इनमें मूल्य थोपे जाओ। आप कह रहे हम तो तथ्य इकट्ठे करेंगे, तो इन तथ्यों से इन बच्चों का क्या इलाज होगा जो बच्चे बिगड़ गए हैं। अश्वेत आंदोलन, ये क्या हम बता सकते हैं अश्वेत आंदोलन क्यों हुआ है, इसका समाधान हमारे पास है नहीं है। तो इसका इलाज क्या है, वियतनाम समस्या में जहां एक मानवता का क्षरण किया जा रहा है, मानवता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका इलाज क्या है ये बताओ, नहीं है। परमाणु बम जो हमें सोने नहीं देता, इसका इलाज बताओ, तो कोई भी इलाज नहीं है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया इन युवाओं ने, और वो सम्मेलन बुलाया न्यूयॉर्क के अंदर। वहां एक सिराकुज करके एक विश्वविद्यालय था, उसका एक हॉल है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस हॉल। हर एक विश्वविद्यालय में है, हर एक बड़े स्कूल में आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा जहां कॉन्फ्रेंस होती है, यानी सम्मेलन होते हैं। तो वहां एक सम्मेलन बुलाया गया, उस हॉल का नाम था मिनरो बुक।
तो मिनो बुक में सम्मेलन बुलाया गया, वहां ये युवा छात्र इकट्ठे हुए जो तथ्यात्मकता का, व्यवहारवाद का, वैज्ञानिकता का और मूल्य निरपेक्षता का, मूल्य तटस्थता का, इन सब चीजों का विरोध कर रहे थे। और इसका नेतृत्व किसने किया? ड्वाइट वाल्डो ने। और ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में जिस दिन ये पैदा हुआ उसी दिन से हमने कह दिया कि अमेरिका में क्या आ गया? एक नया लोक प्रशासन। अब क्या होगा नए लोक प्रशासन में? तो इन लोगों ने कहा कि अब लोक प्रशासन में जो पुराने मुद्दे हैं उनको छोड़ दो। अगर आप हमें पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अध्ययन विषय के रूप में पब्लिक एड को जिंदा रखना चाहते हैं ना, तो अब आप ये बताओ कि इन चीजों का समाधान है क्या है। तब आप इस लोक प्रशासन को सकारात्मक, नकारात्मक की बजाय क्या करो? सकारात्मक, पॉजिटिव लेके आओ कि सुधार कैसे किए जाए। आप तथ्यात्मकता की बजाय क्या लेके आओ? मूल्यात्मक करो इसको। आप यांत्रिक की बजाय इसको क्या करो? इसको मानव केंद्रित करो, सृजनात्मक करो इसको। वैज्ञानिक की बजाय इसको ज्यादा मानवीय करो और इस व्यवहारवाद का चक्कर छोड़ दो अब आप। तो ऐसे करके और फिर इन सब चीजों का आगाज करने के लिए वहां कौन सा प्रशासन आया? नवलोक प्रशासन आया, जो सामाजिक सुधार करना चाहता था, जो समाज में व्यवस्था लाना चाहता था और लोगों का कल्याण करना चाहता था। तो इस कल्याण के लिए फिर नवलोक प्रशासन आया। तो लोक प्रशासन कहाँ आया था? ये भी यूएस में आया था, वुडरो विल्सन लाया था। और नवलोक प्रशासन भी कहाँ आया? ये भी यूएस में आया। इसके लिए जो वास्तविक सम्मेलन हुआ वो हुआ 1968 में, मिनरो बुक सम्मेलन हुआ। और इस मिनरो बुक सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी ड्वाइट वाल्डो ने। और उसके अगले ही साल उत्तर व्यवहारवाद आ गया था। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट भी आपस में क्या होते हैं? कोरिलेट होते हैं। सोशियोलॉजी से चीजें, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस चीजें पब्लिक एड में चली गई। तो वो संशोधित कह लो आप, उसमें संशोधन कर दिया कि इसमें मूल्य घुसा लो आप। कुल मिलाकर उत्तर व्यवहारवाद वाली सारी बातें वही सी है। तो ये 1968 में ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में मिनरो बुक सम्मेलन हुआ, उससे फिर ये पैदा हुआ। मिनरो बुक से। तो अब ड्वाइट वाल्डो और ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा क्या किया है? काम किया है। अब हमने इतना सोच लिया कि लोक प्रशासन आया कब? 1960 के दशक में। 60 का दशक, 60 से लेके 70 तक जो दशक था उसमें आया। क्यों आया? तो हमने ये सारे कारण देख लिए। अमेरिकी समाज में भारी उथल पुथल मची हुई थी। कौन सी घटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये तो घट ही रहा था, लेकिन एक काम कौन सा हो गया? मिनरो बुक हो गया, जहां युवा छात्र इकट्ठे हो गए, जो क्रांति टाइप सोच वाले थे वो सारे छात्र इकट्ठे हुए। ड्वाइट वाल्डो ने उनका नेतृत्व कर दिया और मिनरो बुक सम्मेलन हो गया। कुल मिला के करना क्या है पब्लिक एड में? पब्लिक एड की विषय वस्तु को बदलना है। सब्जेक्ट के अंदर नए नए टॉपिक है शामिल करने, नई पुस्तकें शामिल करनी है, ताकि इन समस्याओं का समाधान है खोजा जा सके। ऐसी पुस्तकें शामिल करो जो तथ्यात्मक नहीं हो बल्कि मूल्यात्मक हो। तो इन सब के लिए क्या आया था? नवलोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, कुछ और मुद्दों की चर्चा करते हैं कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने इनके ऊपर फिर काम किया। उनकी बुक्स कर लेते हैं, फिर आगे इसको और समझने की शुरुआत करते हैं। जो एनपीए, इसको एनपीए बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो प्रणेता है वो कौन है? ड्वाइट वाल्डो। अब पता चल गया कि एनपीए का पिता ड्वाइट वाल्डो है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वुडरो विल्सन है। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ड्वाइट वाल्डो है इसका पिता। ड्वाइट वाल्डो ने एक लेख लिखा था 1968 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ उथल पुथल। टर्बुलेंस होता है उथल पुथल, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। कौन सी उथल पुथल? जो अमेरिकी समाज में मची हुई थी, जो वो थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये थी ड्वाइट वाल्डो का लेख, आया था 1968 में। ठीक है, और यही बाद में पुस्तक के रूप में आया कब? 1971 में। ये पहले लेख था, एक रिसर्च पेपर था ये,
जो एक जर्नल में छपा था, बाद में 1971 में ये पुस्तक के रूप में आया था। तो एक मुद्दा हमें याद हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस किसकी है? ड्वाइट वाल्डो की। एक किताब और लिखी हुई है फ्रैंक मेरिनी की। फ्रैंक मेरिनी ने एक पुस्तक लिखी टुवार्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? मिनरो ब्रुक पर्सपेक्टिव। और ये भी 1900 कब आई थी? 71 में। तो एक और विद्वान हमें याद हो गया, कौन? फ्रैंक मेरिनी। टुवार्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनरो बुक पर्सपेक्टिव। कि मिनरो बुक का परिप्रेक्ष्य क्या था, उसमें क्या कुछ हुआ था, इसके ऊपर फ्रैंक मेरिनी ने 1971 में क्या लिख दी? एक पुस्तक लिख दी। इसने भी बड़ा काम किया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी बड़ा विद्वान था। फिर एक विद्वान और है, कार्ल जे फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन, इसने एक किताब लिखी 1980 में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस ये हमारा टॉपिक भी है आज, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फ्रेडरिक्सन की किताब है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा ही एक विद्वान और है जिसका नाम है चार्ल्स लिंडब्लोम। ये लिंडब्लोम की हम चर्चा पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं। हाँ, नव बहुलवाद में, नव बहुलवाद में हम 3 विद्वान पढ़ते हैं, न्यू प्लुरलिज्म पढ़ते हैं जब भी। तो आप लिंडब्लोम याद ही करवा दें, फिर भी चर्चा हो ही जाएगी। 3 विद्वान है, एक है रॉबर्ट डेल, जिसको हम पब्लिक एड में पढ़ते हैं, दूसरा विद्वान है लिंडब्लोम, और तीसरा एक विद्वान और है गालब्रेथ। गालब्रेथ भारत में राजदूत रहा है, अमेरिका का रहने वाला था गालब्रेथ। लिंडब्लोम, रॉबर्ट डेल और गालब्रेथ, ये तीनों पॉलिटिकल साइंस में कौन कहलाते हैं? नव बहुलवादी। बहुलवादी वो होते हैं जो सभी समूहों की समान शक्तियों को मानते हैं, कि सभी समूह में क्या होती है? समान शक्ति होती है। सब समूह में इतनी क्षमता होती है कि वो सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, सब समूह में क्षमता होती है। ये नव बहुलवादी लिंडब्लोम, रॉबर्ट डेल और कार्ल गालब्रेथ, ये गालब्रेथ और ये मानते हैं कि नहीं नहीं, सब समूहों में सरकार को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। जो समूह व्यापारियों के, उद्योगपतियों के होते हैं, उनमें क्षमता ज्यादा होती है। उपभोक्ताओं के और उत्पादकों के और किसानों के, मजदूरों के जो समूह होते हैं, उनमें इतनी ताकत है नहीं होती कि वो सरकार को प्रभावित कर पाए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नव बहुलवादी बोलते हैं। तो चार्ल्स लिंडब्लोम ये भी क्या में आ गया? ये एनपीए का विद्वान है। एक और है विंसेंट, कौन सा ये इसको बाद में पढ़ेंगे, इसमें इसको विंसेंट ओस्ट्रोम। ये एक बड़ा विद्वान है। जब हम प्रत्यक्ष वो पढ़ेंगे ना, जब तार्किक ये पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़ेंगे या तार्किक रैशनल चॉइस थ्योरी, तब इसमें पढ़ेंगे। ओस्ट्रोम ये है। तो ये वो विद्वान है जिनका संबंध किससे है? एनपीए से। आपको बड़े बड़े ये 3 विद्वान तो याद रखने पड़ेंगे, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरेनी और फ्रेडरिक्सन, इनको याद रखना पड़ेगा। ये ओस्ट्रोम और लिंडब्लोम याद रह जाए तो ठीक है। इनकी पुस्तकें आप याद रखें, पुस्तकें भी याद है। ड्वाइट वाल्डो की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है। फ्रैंक मेरेनी टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी चर्चा है? मिनरो बुक की, जो 1968 में वो था। और 80 में कौन सी आई थी? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन विद्वानों ने फिर नव लोक प्रशासन के लिए बहुत सारा काम किया। अब आपके पास अगला मुद्दा बिल्कुल अब आपके मस्तिष्क में क्लियर है कि एनपीए का उद्भव क्यों हुआ। इसके लिए 2 घटनाओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि क्यों पैदा हुआ। तो एक हम कह सकते हैं कि अमेरिकी समाज की उथल पुथल, इस वजह से पैदा हुआ था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा था कौन सा सम्मेलन? मिनरो बुक सम्मेलन, 1968।
शायद ये सितंबर 1968 में हुआ था मिनरो बुक। अब ये है न्यूयॉर्क में सिराकुज विश्वविद्यालय का कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसका नाम क्या है, मिनरो बुक है। यहाँ ये सम्मेलन हुआ था ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में। ये यंग तुर्क्स का सम्मेलन था। यंग तुर्क्स कौन होते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम कहते हैं ये सम्मेलन किसका था? यंग मार्क्स नहीं, यंग तुर्क्स है? नहीं, इनको छोड़ो, यंग तुर्क शब्द कहां से आया, हम तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये शब्द आया है 1918 में, जब समाप्त हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो तुर्की से किसको हटा दिया गया? खलीफा को हटा दिया गया और उसकी जगह कमाल अत्तातुर्क को या कमाल पाशा को, इसका नाम कमाल अत्तातुर्क बोलते हैं, उसको वहां का मुखिया बना दिया गया। उसने आते ही, और तुर्की में जो सुधार थे ना वेस्टर्न के अकॉर्डिंग, वो बहुत तेजी से किए हुआ। उसने रूढ़िगत तुर्की को देखते ही देखते इतने तेजी से सुधार किए कि उसको आधुनिक तुर्की बना दिया। और ऐसे लगने लग गया कि तुर्की है ना मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, बल्कि एक ऐसा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, पश्चिमी है। उसने पाश्चात्य सभ्यता बहुत तेजी से प्रसारित कर दी वहां। तो जो ऐसे रेडिकल चेंज करने वाले लोग होते हैं, जो समाज में कैसे परिवर्तन चाहते हैं, तीव्र परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? यंग तुर्क्स बोलते हैं। तो ये किसका सम्मेलन था? यंग तुर्क्स का। भारतीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हर जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यंग तुर्क्स, ये इनका सम्मेलन था। ये वो युवा छात्र थे जो ये चाहते थे कि समाज में मूल्यों का निर्माण किया जाए, सामाजिक परिवर्तन किए जाए, अश्वेतों की स्थिति को सुधारा जाए, मानवता का प्रचार प्रसार किया जाए, हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम किए जाए। तो सामाजिक समता का समर्थन किया जाता है, सामाजिक समानता का, कि श्वेत और अश्वेतवाद का मुद्दा हटाया जाए। तो ये सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता, सामाजिक प्रेम, सामाजिक सौहार्द और सार्वभौमिक कल्याण के बारे में जो सोचने वाले छात्र थे, उनको हम क्या कह रहे हैं? तुर्क्स कह रहे हैं। यंग तुर्क्स थे, ये चाहते थे अमेरिका के अंदर। तब ये कौन सा सम्मेलन हुआ था? मिनो बुक। किसकी अध्यक्षता में? ड्वाइट वाल्डो। तो ये दो बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने किसको पैदा किया? एनपीए को पैदा किया। अब क्या एनपीए को पैदा करने में यही दो घटनाएं हैं क्या? ये नहीं है। क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं कि एनपीए के निर्माण के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं लगातार एक के बाद एक घटित हुई थी। वो घटनाएं महत्वपूर्ण है। अब हम उनकी चर्चा करते हैं। हमने दो घटनाएं तो महत्वपूर्ण देख ली, अब हम समस्त घटनाओं की चर्चा करते हैं। एनपीए के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका संबंध एनपीए से है, या इसको किसी न किसी रूप में इसने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर प्रभावित किया है। पहली घटना, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे कौन सी है, आधार तो इसने दिया था, अमेरिकी समाज और उसमें मचने वाली उथल पुथल, टर्बुलेंस। ठीक है, ये एक घटना पहले घट रही है, ये तो सीरीज है एक। इस सीरीज से फिर चीजें प्रभावित होने लगी इन घटनाओं से। तब फिर लोक सेवाओं में उच्च शिक्षा, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि लोक सेवा में जो उच्च शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए। तो लोक सेवाओं में जो उच्च शिक्षा अमेरिका में दी जा रही थी, उसमें एक सरकारी सेवक को क्या बनाया सिखाया जा रहा था? प्रबंधक बनाना सिखाया जा रहा था कि तू अच्छा मैनेजर बन। अच्छा मैनेजर है वो कैसा होता है? जो संस्थान के किसकी ओर देखता रहता है? लाभ की ओर, कि तेरे को तो टाइम पे काम करवाने हैं, इसे मतलब जनता का भला हो रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान है। तो यहां से ना लोक पक्ष की अवहेलना शुरू हो गई थी। जो भाई लोक प्रशासन का मूल काम क्या है? जनता का कल्याण करना। अच्छा, अब आप देखो कि एसबीआई और ये बैंक है, ये शुरुआत में सरकार ने छीने क्यों थे टाटा और इन सब से, पंजाब नेशनल बैंक और ये सारे? इसलिए छीने थे कि ताकि गरीब जनता का क्या किया जा सके? कल्याण किया जा सके। धीरे धीरे हम कहें कि ये बैंक है ना, इसका तो हम इक्विटी बेच देंगे, इसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, या बैंकों को ऐसा कर देंगे कि लाभ के लिए संचालित होने लग जाए। तो सरकारी संस्थान है वो लाभ के लिए नहीं होते, वो जनता की भलाई के लिए होते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि आप लोग संस्थान है, जितने भी जन कल्याण के संस्थान है, उनका स्वरूप ऐसे कर रहे हो कि वो काय पे आधारित हो जाए? लाभ पे। वहां तो आप मैनेजर भेज रहे हो, जन सेवक है
नहीं भेज रहे, उन लोगों के मन में भाव ही नहीं है जनता की सेवा करने के। वो तो संस्थान को टाइट तरीके से चलाने के, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे जनता कल्याण हो जाए, यूं तो संस्थान का भला सोच रहे थे, जनता का भला नहीं सोच रहे थे। तो लोक सेवा में उच्च शिक्षा ऐसी दी जा रही थी। तब एक मिस्टर हन्नी थे, उनसे कहा गया कि आप बताओ इस शिक्षा को बदले या नहीं बदले। तो उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो हम शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं उच्च सेवाओं में, जब बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं तो वो क्या हो गए, वो तो टेलर का इनको पढ़ते हैं सारे को, वो तो फावड़े से कैसे हटाए, ये करे, यांत्रिक मानव टाइप हो गए हैं वो जनता के दुख दर्द को तो जानते नहीं है। वो समाज में परिवर्तन कैसा जाए, व्यापक मुद्दों के बारे में कैसे जाए, उनकी सोच छोटी छोटी कर दी गई है कि फैक्ट्री को कैसे चलाया जाए, इस कलेक्ट्रेट ऑफिस को कैसे चलाया जाए। वो तो इस ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते, गाँव में क्या हो रहा है, गलियों में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है। तो उनकी दृष्टि इतनी व्यापक की जाए कि वो सामाजिक मुद्दों के ऊपर सोचे, उनके मूल्यों का निर्माण किया जाए, उनके जन सेवक बनाया जाए उनको। तो हन्नी प्रतिवेदन आया, हन्नी रिपोर्ट कह लो, प्रतिवेदन रिपोर्ट होता है, और ये आया नवंबर 1967 में। तीसरी घटना इसी साल और घटी, लोक प्रशासन में सिद्धांत व व्यवहार, इस मुद्दे को लेके एक सम्मेलन हुआ अमेरिका के अंदर। इसको हम फिलाडेल्फिया सम्मेलन बोलते हैं। यहां लोक प्रशासन के विद्वान इकट्ठे हुए फिलाडेल्फिया के अंदर, और ये बात है दिसंबर 1967 की। और चार्ल्सवर्थ को क्या सौंपी गई, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। तो आज तक हम सिद्धांतों में क्या पढ़ते आए थे, या तो शुरुआत में वुडरो विल्सन को जो क्या कह रहा है कि राजनीति और प्रशासन का क्या किया जाए, अलगाव किया जाए। उसके बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, सिद्धांत और व्यवहार के अंदर ये जो द्वितीय चरण वाले ये सारे थे जो विज्ञान और तथ्यात्मक करना चाहते हैं, उर्विक, गुलिक, फेयोल, टेलर, इन सबको जो प्रशासन के सिद्धांतों के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। फिर ये आगे ड्वाइट, साइमन और ये रॉबर्ट डेल ये विज्ञान और तुलनात्मक करना चाह रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, इससे समाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसने कहा कि सिद्धांत और व्यवहारों को बदला जाए, लोक प्रशासन को और ज्यादा व्यापक किया जाए। तो इस सम्मेलन में खूब शोर मचा। और अगली बार जब सम्मेलन हुआ, कौन सा, मिनोबुक सम्मेलन था, तो ये भी इसमें क्या शामिल करें, ये हुआ फिर सितंबर 1968 को। किसकी अध्यक्षता में, मैं नहीं बताऊंगा, ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो यंग तुर्क का सम्मेलन था, जो व्यवहारवाद, विज्ञानवाद, तथ्यात्मकता और यांत्रिकता के खिलाफ था, इसमें लोक प्रशासन के लिए 4 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया कि लोक प्रशासन के 4 उद्देश्य होंगे। कहा गया एक इसका उद्देश्य होगा, वो क्या होगा, प्रासंगिकता, रिलेवेंस, ये इसका प्रमुख नारा। दूसरा नारा होगा, इसमें क्या होंगे, मूल्य। तीसरा नारा ये था कि ये सामाजिक समता पे बल देगा, सामाजिक समानता पे बल देगा। और अंतिम नारा इन्होंने ये लगाया कि ये सामाजिक परिवर्तन करेगा, यथास्थितिवाद का विरोध करेगा और समाज के अंदर परिवर्तन करेगा। चीजों को बदलना पड़ेगा। जो पुराना लोक प्रशासन था वो यथास्थितिवादी था, बदलाव में विश्वास नहीं करता था। ये काय में विश्वास करता है, परिवर्तन के अंदर विश्वास करता है। तो ये 4 नई चीजें आई, क्योंकि ये सारी चीजें विज्ञान बढ़ाने के चक्कर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हो गई थी, गायब। उसको मैनेजमेंट की तरफ खींचने की वजह से गायब हो गई थी। तो लोक प्रशासन लोक प्रबंधन बन गया था और वो लाभ के लिए संचालित होने लगा था। तो ये चीजें फिर दोबारा आई ये मिनरो बुक में। फिर इस मिनरो बुक के ऊपर एक पुस्तक लिख दी 1971 में, किसने, फ्रैंक मेरिनी ने। अब इस पुस्तक के सिर्फ नाम ही कर लेंगे हम। 5वां जो घटना जिसने महत्वपूर्ण घटना है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, वो है फ्रैंक मेरिनी की बुक। बताओ कौन सी, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनरो बुक पर्सपेक्टिव। और इसके जस्ट बाद एक पुस्तक आई, जो पहले लेख था वो था ड्वाइट वाल्डो का। कौन सा लेख बताओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये पहले मिनरो बुक सम्मेलन से पहले ये लेख छपा था एक जर्नल में, और उसके बाद वाल्डो ने इसको किस रूप में छाप दिया था? पुस्तक के रूप में छाप दिया था। तो ये वो 6 घटनाएं हैं जो एक के बाद एक घटित हुई, जिनका संबंध किससे है? एनपीए से। अब क्वेश्चन जो आता है ना, यहीं से आता है। अगर आप चाहें कि मैं तो बिल्कुल 5 लाइनें या 6 लाइनें करना चाहता हूं, तो ये कर लो, इतना बहुत है। या तो ये घटनाएं पूछ लेंगे, कौन सी घटना पहले बाद में हुई, या ये बुक्स पूछ लेंगे, और या ये क्या कर लेंगे, आपको इसके 4 क्या है, ये मिनरो बुक के नारे हैं, इनको पूछ लेंगे। लेकिन हम यहाँ नहीं रुके, अपने मुद्दे पूरे ही करेंगे। तो यहां से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, घटनाएं जो हैं इनके बारे में। फिर ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सी घटना का संबंध एनपीए से नहीं है, तो कोई और घटना इसमें डाल देंगे। वो कोई और घटना जो आगे पीछे कहीं घटित हुई है, कोई सम्मेलन हुआ होगा, उसको डाल देंगे। तो अपने को ये अच्छी तरह से ये याद करना था, ये आपकी याद है, एक के बाद एक घटनाएं जो घटित हुई है। अब हम ये देखेंगे कि एनपीए है कैसा, और इसका जो मंतव्य था वो क्या था। तो इसके हम लक्ष्य देखते हैं कि एनपीए का लक्ष्य क्या है, इसने क्या नारे लगाए, क्या संशोधन करना चाह रहा था, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाल्डो की एक परिभाषा है कि ये है कैसा एनपीए। तो ये कहता है कि एनपीए है ना, ये नॉर्मेटिव है, मानकीय है ये, या मानकात्मक है। एक दो चीजें याद रखने पता चल जाएगा, मैं समझा रहा हूं। नॉर्मेटिव कौन सा होता है? 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक वो ज्ञान होता है जो ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा करता है, दूसरा वो ज्ञान होता है जो व्यवहार के मानक निश्चित करता है कि आप कैसा व्यवहार करोगे। समाज सुधार के लिए जरूरी होता है कि आपको बताया जाए कि आप व्यवहार कैसा करोगे। तो ये मानकात्मक है, ये बताता है कि समाज में लोगों को, सरकार को, सार्वजनिक कर्मचारियों को, नौकरशाही को व्यवहार कैसा करो, उसके मानक डिसाइड करता है, उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं। ये फिलोसॉफिकल है, जो ज्यादा दार्शनिक है, ये ज्यादा मूल्यात्मक है, और ये निष्क्रियता की बजाय क्या है? सक्रियता के ऊपर बल देता है। तो ये एक ऐसा क्रांति घोष है, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी आवाज है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मानकात्मक, दार्शनिक, मूल्यात्मक और क्या करना चाहता है? सामाजिक परिवर्तन और सक्रियता से संबंधित करना चाहता है। सोशल कंसर्न है इसका, समाज से संबंधित है ये थी वाल्डो की बात। ऐसी ही कुछ बातें फ्रेडरिक्सन लिखता है। फ्रेडरिक्सन की पुस्तक आप बताओ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपना टॉपिक है। फ्रेडरिक्सन कहता है कि ये जातिगत की बजाय जनोन्मुख ज्यादा है, ये जेनरिक की बजाय पब्लिक सेंटर्ड ज्यादा है, ये जातिगत की बजाय जन उन्मुख ज्यादा है। जातिगत की बजाय जन उन्मुख। ये जातिगत क्यों है, ये जेनरिक क्यों है? जातिगत का तात्पर्य है कि ये कह रहा है कि श्वेत जाति ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि अमेरिकन ही महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। ये कह रहा है कि हिप्पी है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी बजाय ये सारी जनता की ओर उन्मुख है। ये संस्था की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि ये किसकी तरफ ध्यान देता है? जनता की, लोगों की तरफ ध्यान देता है। इनके लिए संस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं है, कलेक्ट्रेट महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण जनता, जो कलेक्ट्रेट उसकी भलाई के लिए है। ऐसी कुछ ये बातें और कहता है कि ये बहुत ज्यादा क्या है? मूल्यात्मक है, लेकिन इसके बावजूद ये कम वैज्ञानिक नहीं है। ये किसने कहा है? फ्रेडरिक्सन ने। तो एक दो चीजें आप ज्यादा रख लेंगे तो आप पता चल जाएगा किसकी बातें हैं, फ्रेडरिक्सन की। हमें समझने के काम आ रही है कि ज्यादा मूल्यात्मक है, संस्था उन्मुख की बजाय जनता उन्मुख ज्यादा है, जेनरिक की बजाय पब्लिक ओरिएंटेड या पब्लिक सेंटर्ड ये ज्यादा है, जनता के ज्यादा कल्याण चाहता है और किसी विशिष्ट जाति का कल्याण नहीं चाहता। ये इसके 4 नारे देखे थे हमने, कौन कौन से आप बताओ। बस इससे ये चारों, इसके चारों ओर केंद्रित है। ये प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। ये इसके 4 की पॉइंट्स है, की वर्ड्स हैं।
इसके चारों ओर घूमता है एनपीए। ऐसा ही हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उत्तर व्यवहारवाद करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद में दो नारे हैं, प्रासंगिकता और कर्म। तो प्रासंगिकता और कर्म कहाँ जाते हैं? परिवर्तन में आ जाते हैं। कर्म परिवर्तन, क्यों? कर्मों से क्या होता है? परिवर्तन। ये दो और चीजें कर लेते हैं, इंटरकनेक्टेड चीजें हैं सारी की सारी। पहले तो हम देखें कि रिलेवेंस क्या होता है, प्रासंगिकता क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप विषय के विद्वान हैं, तो आपका विषय प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक विषय रिलेवेंट वो होता है जो समाज सुधार और समाज कल्याण के काम आता है। अप्रासंगिक वो है कि हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। आजकल हम कह रहे हैं कि बच्चों में एक मनोवृत्ति पैदा की गई है कि बेटा तेरा उद्देश्य है ना वो अधिकतम नंबर लेके आना है। अब तूने विषय से क्या सीखा, व्यवहार करना सीखा या नहीं सीखा? अब बच्चों को ना पढ़ा देते हैं, रटा देते हैं कि ये हमारी है ना संविधान की प्रस्तावना है। अब उस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, गणराज्य ऐसे भाव दिए हुए हैं। हम बच्चों को ये तक नहीं सिखा पाते कि औरत और पुरुष है ना बराबर होते हैं, तो हमारे घर में माँ और बाप की इज्जत तुम क्या किया करो? बराबर किया करो। हम ऐसा नहीं, हम तो रटा देते हैं उसको। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान जिसको हम व्यवहार में ढाल सके, और एक ज्ञान वो सिर्फ किसके लिए है? बुद्धि तीव्रता के लिए, तथ्यात्मक होता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं? उनको आप सब्जी मंडी लेने भेज दो, उनको सब्जी नहीं खरीदी जाती उन बच्चों से। ये हालात हो गए हैं, क्योंकि उन वो जो उनको ज्ञान दिया जा रहा है वो प्रासंगिक है नहीं है। तो ज्ञान प्रासंगिक होना चाहिए, व्यवहार में लागू होने वाला होना चाहिए। दूसरा है मूल्य। निग्रो भी कहता है, निग्रो एंड दिग्रो ये कहते हैं कि एनपीए ने बड़ा अच्छा काम किया कि मूल्य और नैतिकता को इन्होंने सेंटर में ले आई है। जबकि जो पुराना लोक प्रशासन था, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने मूल्यों को क्या कर दिया था? गायब। इसको ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा तुलनात्मक, ज्यादा तथ्यात्मक कर दिया था और मूल्यों को गायब कर दिया था। अब कई बार समझ में आए कौन से मूल्य गायब हो गए थे? ईमानदारी गायब, मानव समता का मूल्य गायब, मानव समानता स्वतंत्रता का मूल्य है गायब, ठीक है, मानव कल्याण का मूल्य है गायब। तो ये सारे मूल्य तो गायब हो गए थे। व्यापक हृदय का मूल्य है गायब, ठीक है, सच्चाई के मूल्य गायब, ये सब कुछ गायब हो गया था। तो इन मूल्यों को वापस लेके आओ आप। न्याय का मूल्य गायब। अब आ गया समता। इसने कहा कि अब समाज में जो वर्ग हाशिया करता है, प्रताड़ित है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो हिप्पी कल्चर वाले बिगड़े हुए बच्चे हैं, चाहे वो अश्वेत है, चाहे वो कोई है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। और इस हिसाब से लोक प्रशासन को काम करना चाहिए ताकि वो समाज में मुख्य भूमिका में आ सके। तो लोक प्रशासन को क्या करना होगा? अब पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी नीतियां बनानी होगी, ऐसी चीजें करनी होगी ताकि समाज में क्या आ सके? वास्तव में समानता, ऐसी बुद्धि पैदा करो बच्चों में ताकि वो श्वेत अश्वेत का भेद ही भूल जाए। फिर है परिवर्तन। अब ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सिर्फ तथ्य एकत्रीकरण है और दूसरा उससे क्या होता है? समाज में परिवर्तन होता है। तो अब ऐसी पुस्तकें पढ़ाओ ना। आप क्यों पढ़ाओ पुस्तकें आमंड की, डेविड ईस्टन की, रॉबर्ट डेल की? आप पुस्तकें पढ़ाओ तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जीवनी पढ़ाओ ना, ताकि पता चले परिवर्तन होता कैसे है। गांधी की पढ़ाओ, सत्यता अहिंसा आएगी कैसे। आप लिंकन की पढ़ाओ कि दास प्रथा के खिलाफ लड़ा कैसे गया था, दास प्रथा दुख कैसे थे दासों के, वो चीजें पढ़ाओ। इससे क्या होगा? समाज में फिर परिवर्तन होगा। तब लोक प्रशासन को क्या करना होगा? लोक प्रशासन को परिवर्तन का वाहक बनना होगा, सामाजिक समानता स्थापित करनी होगी, समाज में अच्छी नीतियां बनानी होगी, स्त्रियों का सम्मान करना सिखाना होगा, अश्वेतों को समता के भाव कैसे पैदा किए जाए, इनके प्रति गौरव में, ये सब करना होगा। तो अब लोक प्रशासन है, ये सिर्फ मैनेजमेंट तक केंद्रित नहीं होगा, बल्कि समाज में उतर के और समाज में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। अब जो प्रोफेसर है उनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को रिसर्च कराओ और आंकड़े इकट्ठे कराओ। इनका उद्देश्य समाज में जाना और परिवर्तन करना। अब ये जो हम करवाते हैं आजकल, एमबीए वगैरह करवाते हैं, तो ये एमबीए के में बच्चों को आजकल ये सिखाया जा रहा है कि आप कच्ची बस्ती में जाओ और वहां परिवर्तन करके दिखाओ, व्यवहार में डाल के दिखाओ आप चीजों को। तो ये सब इनके उद्देश्य थे, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, ये चार मूल्य थे। तो अब एक और विद्वान है जिसका नाम है
भाई नाम तो ढंग का रख लेता यार, ये नाम है ना गोलुम्बस की, चलो ऐसा ही कर लेते हैं, ये भूले को नहीं आप इस इन नामों के एक और मजेदार काम होता है, इनको हम कभी भूलते नहीं क्योंकि बांकेटेड ऐसे नाम होते हैं, ये याद रह जाते हैं। गोलुम्बस ने कहा कि ये तो सकारात्मक चीजें हैं, मैं इसके 3 नकारात्मक विशेषताएं बताता हूं। तो गोलुम्बस ने इसकी क्या बताई है, 3 नकारात्मक विशेषताएं बताई है। ये तो इसकी सकारात्मक थी। गोलुम्बस बोलता है एक इसकी जो नकारात्मक विशेषता है ना, वो ये है कि ये काय का विरोध करता है, प्रत्यक्षवाद का, तथ्यात्मकता का और तटस्थता का। ये शब्द है, कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता, इतना याद रखो, प्रत्यक्षवाद का, तथ्यात्मक और तटस्थता का विरोध करता है। अब चर्चा करें प्रत्यक्षवाद क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, आप बताओ क्या होता है, मैंने आपको करवाया था पॉलिटिकल साइंस। वो प्रवृत्ति जो ये कहती है कि वही चीजें सत्य है जो दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस विषय को विज्ञान बनाओ और तथ्यात्मक कर दो और मूल्यों के प्रति क्या कर दो, तटस्थ कर दो। दूसरा, ये काय का विरोधी है, तकनीक का विरोधी है। तो ये ना लोक प्रशासन पूरा तकनीक पे बल दे रहा है। तकनीक का तात्पर्य ये है कि जल्दी से साइन कैसे होके फाइल घूमेगी, टाइम पे कैसे आएंगे, अच्छी टेक्निक लगाओ कि कोई कर्मचारी है ना काम चोरी कर रहा है या ऑफिस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो क्या करो आप मशीन लगाओ, इस पे क्या होगा, थंब इंप्रेशन होगा। तो आपका पूरा जोर उन मशीनों के ऊपर है, इन टेक्निक्स के ऊपर है, जिनसे काम जल्दी हो, शीघ्र हो। उन टेक्निक्स पे है कि यार आप कागज है ना 100 कागज खराब किए थे, अपने कागजों की संख्या 50 करें ताकि रुपए बच जाएं। तो ये कागज बचाने में, काम को तीव्र करने में, संसाधन सुधारने में, इनमें काम है। इन सब कामों की वजह से आप जनता को क्या कर गए हैं, भूल गए, आपको जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपका तो पूरा ध्यान पैसा बचाने की टेक्निक के ऊपर है, लाभ कैसे कमाए इस टेक्निक के ऊपर है। तो ये कहता है इस तकनीक के ऊपर हमने क्या है, मानव की भावनाएं और सृजनाओं का क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया है। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जनता क्या कर रही है, अधीनस्थ क्या सोच रहे हैं। आप तो इस टेक्निक्स के बजा रहे हैं कि लाभ कैसे कमाया जाए, मैनेजमेंट अच्छा कैसे की जाए, भले ही अधीनस्थों का शोषण करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो टेक्निक महत्वपूर्ण नहीं है। हमने भी देखा उत्तर आधुनिकतावाद, वो सॉरी पढ़ते उत्तर व्यवहारवाद, उसकी पहली विशेषता कौन सी है कि तकनीक की बजाय क्या महत्वपूर्ण है, सार महत्वपूर्ण है। सार का तात्पर्य, इसका मतलब क्या है, ये किस लिए आई थी, ये महत्वपूर्ण है, तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है। तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा और करते हैं कि ये नौकरशाही और पद सोपान विरोधी है। ये पद सोपान क्या होता है, ये तो समझ ही गए, हायरार्की। आपके पास, आप हॉस्पिटल में हैं, आप कहते हैं टेक्निक क्या होती है यार, या फिर ये पद सोपान और नौकरशाही क्या होती है। हॉस्पिटल में एक आदमी मर रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो आया, आते होंगे भाई एक निश्चित टेक्निक है, यहाँ पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के आपने वहाँ एक डॉक्टर बैठा था, उसको दे दिया, होगा मैं डॉक्टर हूँ भाई, नीचे बाबू को दे गया जो एंट्री करेगा, मेरे पास फिर ऊपर से आएगा, फिर वो हेड का उसके आएगा, बड़े वाले उसके पास, वो जो है ना जो भी है वो आपका, फिर मेरे पास आएगा, बीच के 2-3 और कर्मचारी उनके पास जाएगा, पहले वो नर्स के पास जाएगा, फिर मेरे पास आएगा। तो ये क्या है, उनके पद सोपान है। तो वो तकनीक के ऊपर, प्रक्रिया के ऊपर, इनके ऊपर बल दे रहे हैं। नौकरशाही पूरा बल काय के ऊपर देती है, हाँ ये पद सोपान और प्रोसेस के ऊपर बल देती है कि प्रोसेसिंग सी होनी चाहिए, काम हो जाए नहीं हो। आप गए साहब, मेरी है ना पत्नी, उसके कैंसर है और उसका जल्दी इलाज करवाना है, तो आप क्या करो, उसको अनुमति दो ताकि उसकी वो कौन सी है आजकल, चिरंजीवी योजना में उसका क्या हो सके, अपन बहुत सारा इलाज हो सके। तो ये क्या करेंगे, अच्छा पहले बेटा इसकी तरीका, इसकी टेक्निक है, ऐसे काम नहीं होते मुंह उठा के आ गया तू, ऐसे तेरे जैसे बहुत आ जाते हैं, तो बेटा ऐसे एप्लीकेशन लिखे ला। वो कहे मैं तो गाँव का अनपढ़, एप्लीकेशन लिखने नहीं आती, तो लिखवा के ला। फिर लिखवा के लाया, एक आदमी हाथ से लिख दी, बेटा ये टेक्निक नहीं है, इसको कंप्यूटर से टाइप करवा के लाया और A4 पेज में सेट करवा के ला, फिर तेरे नीचे साइन कर, साइन कर लाया कि साइन भाई नीले पेन से करना, काले पेन से पता ही नहीं चला फोटोकॉपी ओरिजिनल है। तो ये सारी प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, काम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो एक गोलिम्बस की कहता है कि 9 लोग प्रशासन ने इन सब की क्या की,
खिलाफत की। जनता का कल्याण महत्वपूर्ण है, प्रोसेस महत्वपूर्ण नहीं है, पद सोपान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मरीज को बचाना है तो फार्म भराना जरूरी नहीं है, और नीचे पहले बाबू के पास जाना जरूरी, सीधा किसके पास जाओ, पहले डॉक्टर के पास जाओ। तो ये प्रत्यक्षवाद का, विज्ञानवाद का, तथ्यात्म तटस्थता का विरोधी है, तकनीक का विरोधी है, और नौकरशाही और पद सोपान का विरोधी है। 3 क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला बनता है अमेरिकी समाज की उथल पुथल, हनी प्रतिवेदन, सिद्धांत और व्यवहार का फिलाडेल्फिया सम्मेलन, उसके बाद मिनरो बुक, और उसके बाद फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक, उसके बाद डॉयट वाल्डो की पुस्तक। उसके बाद ये बनता है कि 4 नारे हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। और उसके बाद है गोलुम्बस्की के एंटी गोल्स। कितने एंटी गोल्स हैं? 3 हैं। एंटी गोल्स या उल्टे लक्ष्य हैं, प्रत्यक्षवाद का विरोध, तकनीक का विरोध और नौकरशाही और पद सोपान का विरोध। अब आप बता सकते हैं कि क्या विशेषताएं हैं एनपीए की। तो अब चर्चा करेंगे, वैसे ही समझ आ जाएगा कि एनपीए मूल्यात्मकता का क्या करता है, समर्थन करता है, और मूल्य तटस्थता का, मूल्य निरपेक्षता का विरोध करता है। मूल्यों के प्रति तटस्थ होना है, मूल्यों से दूर रहना, मूल्य निरपेक्षता। यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करता है, प्रबंधनवाद का विरोध करता है, सामाजिक समता का, सामाजिक कल्याण का, सामाजिक परिवर्तन का इनका समर्थन करता है। तो अभी अच्छी अच्छी जो भी सकारात्मक बातें वो हमें इसमें दिखाई देती है। अब हम एक चर्चा करेंगे, लास्ट चर्चा, कि अब तक एक नहीं बल्कि कितने मिनरो बुक हो चुके हैं? 3 मिनरो बुक हो चुके हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस या मिनरो बुक सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा। आपके हो सकता है सन सही है क्या तीनों के? नीचे गलत हो गया, उनको सही कर लेना अपन, ऊपर सही है। पहला हुआ था 1968 में, फिर 20 साल बाद 1988 में, और फिर 20 साल बाद 2008 में, अब होगा 2028 में। जब आप सारे प्रोफेसर बन जाओगे तो वहां जाना उस सम्मेलन में, ठीक है। 2008 1968 में हुआ। उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी ड्वाइट वाल्डो ने। बताओ वाल्डो की बुक कौन सी थी? हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। दूसरे की अध्यक्षता की किसने? फ्रेडरिक्सन। इसकी पुस्तक कौन सी थी? एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी की कौन सी? लीरी, रोजमेरी ओ लीरी, नाम देखो है। हाँ, पता है, रोजमेरी ओ लीरी। राव साहब कहते कुछ भी हो, औरत है तो शादी करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रोजमेरी ओ लीरी। अब मैंने ना, मैं देख नहीं पाया इसको, देख रहा था भी औरत है या पुरुष है, मुझे ये पुरुष लग रहा है। एक बार देख के बताओ ताकि कंसेप्ट तो कह जाए, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ नहीं पाया ये कौन है रोजमेरी ओ लीरी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसकी अध्यक्षता, किसने क्या, मिलान करो या कोई गलत मिलान है उसको बताओ आप। तीसरा, एक कॉमन मुद्दा ये है कि सम्मेलन होते किस लिए? ये इन कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो विषय है, इसकी विषय वस्तु क्या हो, इसका कार्य क्षेत्र क्या हो, इसका स्कोप क्या हो। कुल मिला के ये जो सारे सम्मेलन हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या खोज रहे हैं? स्कोप। या इसका क्या खोज रहे हैं? कार्य क्षेत्र, कि हम इसमें किस चीज का अध्ययन करें। महिला ही है क्या? चलो, रोजमेरी और लिहरी, हाँ ये महिला है, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है? मिनरो बुक सम्मेलन, वाल्डो। अब ये जो सम्मेलन था वो किसका था? तो हम ये कहते हैं कि ये किसका था? यंग टर्क्स का था, ठीक है। अब आ गया है कि दूसरा सम्मेलन था, इसमें कौन आए थे? तो इसमें तो ना ज्यादातर ये जो यंग तुर्क्स थे, ये कौन थे? ये पॉलिटिकल साइंस के थे, राजनीति विज्ञान के थे, जो व्यवहारवाद से बहुत ज्यादा परेशान थे, वो आए थे। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? ये ना बहुत ज्यादा व्यापक हो गया था, तो इसमें वो लोग भी आए जो क्या पढ़ा करते थे? विधि। वो लोग भी आए जो राजनीति विज्ञान पढ़ा करते थे। वो लोग भी आए जो प्रबंध पढ़ा करते थे। और वो लोग भी आए जो लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी पढ़ा करते थे, ठीक है।
इसमें कौन आए? इसमें ये भी ऐसे लोग आए, लेकिन इसमें वो भी आए जिनको बहुत अच्छा ज्ञान किसका था? आईटी का। और ज्यादा प्रभावी कौन रहे? जिनको ज्यादा ज्ञान किसका था? प्रबंधन का। अब आया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा ये आ सकता है किसका था, कि माहौल क्या था, ये किस माहौल में ये सम्मेलन हुए। अब बताओ, जब ये पहला मिनरो बुक हुआ था तब माहौल क्या था? तब हमने देखा कि अश्वेतों का आंदोलन चल रहा था, वियतनाम वाला संकट था, परमाणु संकट था, हिपीवाद था, ये सारे थे। तो ये हुआ तब जब यूएसए में क्या मची हुई थी? उथल पुथल। 1988 तब हुआ जब शीत युद्ध अवसान के ऊपर है और पूरे संसार में एक नई लहर पैदा हो रही है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? एलपीजी की लहर। ऐसे आर्थिक वातावरण में यह सम्मेलन हुआ, एलपीजी के माहौल में यह सम्मेलन हुआ ना, तब तक एलपीजी की लहर धीमी पड़ चुकी थी और अब एक नई लहर आ गई थी, जिसको हम क्या कौन सा बोलते हैं? सूचना क्रांति। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली लहर फैल गई थी, सूचना क्रांति वाली। यहां हमें क्या खोजना है बताओ? इस टाइम में हमें क्या खोजना है? 1968 में हमें क्या खोजना है? शांति, सामाजिक समता, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्य, इन सबको खोजना है। यहां हमें क्या चाहिए कि इस उदारीकरण हो रहा है तो ऐसी लोक नीतियां बनाई जाए, ऐसी वैश्विक नीतियां बनाई जाए कि उद्योग धंधों का और जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका प्रसार हो और वाशिंगटन सहमति का प्रसार हो, अमेरिका का प्रभुत्व फैले पूरे संसार में, अमेरिकी कल्चर का प्रसार किया जाए। तो ये सारे मुद्दे ना, इसमें आर्थिक मुद्दे हावी थे। यहाँ तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हावी हैं। यहाँ कौन से मुद्दे हावी हैं? यहाँ तो सामाजिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे हैं। अश्वेतवाद है, हिप्पीवाद है, नशा है, ये सब क्या है? सामाजिक मुद्दे हैं। वियतनाम संकट है, शीत युद्ध है, परमाणु संकट है, ये सारे कौन से हैं? ये राजनीतिक मुद्दे हैं। तो यहाँ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हावी थे। यहाँ कौन से मुद्दे हावी बताओ? यहाँ आर्थिक मुद्दे हावी हैं। यहाँ कौन से मुद्दे हावी हैं? यहाँ आर्थिक नहीं है। यहाँ कौन से मुद्दे हावी है? सूचना क्रांति हावी है कि इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, कंप्यूटर का हम प्रशासन में प्रयोग कैसे करें, लोक प्रशासन में, लोक नीति में, लोक प्रबंधन में सूचना क्रांति का प्रयोग कैसे किया जाए। क्योंकि यहां प्रशासन का स्वरूप बदल गया था। अब प्रशासन है ये ऑनलाइन हो गया था बहुत सारा। अब प्रशासन वो नहीं बचा जो पहले हुआ करता था। अब आप बताओ, पहले हम भाग भाग के तहसील जाया करते थे, अब हम सारे कहां जाते हैं? ई मित्र पे जाते हैं। तो अब क्या नई खोज हुई थी इस टाइम में? ई मित्र की खोज हुई थी। तो ये था। आर्थिक मंदी का तो दौर था, लेकिन इनका मंतव्य आर्थिक मंदी के वो समाधान खोजना नहीं था। इनका मुख्य मंतव्य था कि लोक प्रशासन में सूचना क्रांति जो हुई है, मोबाइल क्रांति, उसका प्रयोग हम कैसे करें। उस टाइम हम ये खोज रहे थे कि सिटीजन चार्टर है, उसका उपयोग क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, मिनिमम गवर्नेंस क्या है, ऑनलाइन काम कैसे होंगे, पारदर्शिता कैसे आएगी। ये सारे खोज रहे थे कि हम इंटरनेट का, कंप्यूटर का और मोबाइल का प्रशासन में कैसे प्रयोग करें। अब हम कह रहे हैं कि इनसे कुछ परिवर्तन पड़ा है क्या? बिल्कुल। अब लोक सेवा है ना बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है और शोषण अत्यंत कम हो गया है, पद सोपान खत्म ही हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नौकरशाही है तो उसकी ताकत बहुत ही कम हो गई है। तो ये ना तो पद सोपान जिसको हम कहते हैं, अब क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता किसके पास जाता है। हमें तो इतना पता है कि जिस दिन हम मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर देंगे और 20-30 रुपए फीस दे देंगे, 5 दिन में साइन होके हमारे घर आ जाएगा, या वो फोन कर देगा भाई तेरा बन गया है तो इसकी हार्ड कॉपी निकलवा ले। वरना पहले धक्के खाओ, पटवारी के पास जाओ, उसके पास जाओ, एसडीएम के नहरे खाओ, मेरा मूल निवास बना दो, मेरा जाति प्रमाण पत्र बना दो। आजकल, पहले किसान गोडे रगड़ता था, एक छोटा सा काम हुआ करता था उसका जमाबंदी का, जमीन की जमाबंदी। उस जमाबंदी के लिए पटवारी उसकी छान ले लेता था। अरे पटवारी की जरूरत ही नहीं, आप ऑनलाइन जाओ, जमाबंदी क्या पड़ी है, तैयार पड़ी है, बस कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको हर प्रशासन की हर गतिविधि का प्रयोग करना है। सूचना क्रांति। पहले ना टेंडर निकलते थे,
जैसे एक मान लेते हैं टेंडर, या आपको सड़क बनानी है तो लोग आते थे सड़क हम बना देंगे, वैसे चलो टेंडर निकालो सड़क का, तो टेंडर निकालो तो वो दादागिरी किया करते थे वहां के कर्मचारी, ये करेंगे इतने बजे टेंडर निकलेगा, लाइन में लग जाओ, ये वो लग जाओ, भ्रष्टाचार भी हुआ करता था। कुछ गुंडे दूसरों को बोला करते थे टेंडर के लिए आ गया तो टांगे तोड़ देंगे, तो कुछ ही लोग क्या कर लेते थे, टेंडर का प्रयोग करते थे। अब टेंडर क्या हो गया है, ऑनलाइन, कोई भी भरो, कोई भी ठेकेदार बनो, हर चीज पारदर्शी हो गई है। तो अब देखिए पारदर्शिता कितनी आ गई है। तो आईटी का पारदर्शिता में प्रयोग किया गया। ये क्या, ये किसको खोजना था, मिनरो बुक थर्ड को खोजना था, सूचना क्रांति का प्रयोग कैसे करें। तो ये 3 मिनरो बुक सम्मेलन किए हमने, जो 3 अलग अलग वातावरण में हुए। यहां तक आते आते 1990 का दौर आ गया था। तो हमारे देश में भी दौर आया था ये, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने और जैसे हमारा प्रधानमंत्री बने, ये उसके आसपास की बातें हैं ये सारी। जब अपने उदारीकरण और इनकी नीतियां, भूमंडलीकरण की नीतियां आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, हम बार बार जिन शब्दों को पढ़ते हैं, ये वो माहौल था। और अब क्या आ गया है, सूचना क्रांति। अब बताओ 2028 में होगा, उसमें मुद्दा क्या होगा, दुष्परिणाम है ना। हाँ, उसमें जो होगा सबसे पहले होता निजता, उसके बाद होगा ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम, ठीक है, और उसके बाद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो आपके मस्तिष्क पे क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। उससे बचा कैसे जाए, प्रशासन की क्या भूमिका होगी, इस मुद्दे पे होगा। उसके ऊपर आप करो तैयारी। कौन सी सम्मेलन की, मिनरो बुक फोर्थ की, आप रिसर्च पेपर तैयार कर लो। ठीक है, अगली बार अध्यक्ष है वो मेरे को बना देना, आप रिसर्च पेपर पढ़ लेना। चलो ठीक है, ठीक है। ये एक टॉपिक कौन सा पूरा हो गया, एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने जो जो घटनाएं की, वाल्डो की चर्चा की, फ्रैंक मेरेनी की, फ्रेडरिक्सन की, और ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।